क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, तवज्जो में रहना, पक्की तवज्जो में रहना है, ठीक है। बेटे दरवाजा बंद कर। आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का लेजर अकाउंट दिया हुआ है। अब हमें ये मालूम है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के लेजर अकाउंट की नेचर क्रेडिट है। यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस है। साल के दौरान में जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को डेबिट हुआ है वो 2,14,000 रुपया, और जो डिस्पोजल अकाउंट में भेजा गया है वो 30,667 है। तो 30,667 के बारे में हम अब पक्के श्योर हैं कि वो एसेट जो बेचा है उसकी क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन इतनी बनती थी। मतलब पहले इस घर के अफराद को तो समझ लो ना, इस घर के अफराद कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद ये बात डिस्पोजल अकाउंट में फर्दर क्या, जो एसेट बेचा उसकी ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, कंफर्म हो गई। इतने का बेचा, कैश रिसीव हुआ, उसकी कॉस्ट 1 लाख थी। बेटे जान यही हमने यहां पर किया था ना, एग्जैक्टली वही वाला लेजर अकाउंट है ना। ये उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कैश, ये प्रॉफिट लॉस और ये कॉस्ट, तो वही वाला लेजर अकाउंट उसने यहां पर बना दिया। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और बनाना क्या है, कंस्ट्रक्ट करें एसेट का कॉस्ट अकाउंट, पीपीई का अकाउंट। थोड़ी सी तबाह आजमाई करें जरा, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ पास मौजूद है मोबाइल फोन वगैरह में, मैं इसके ऊपर नीचे नहीं कर रहा। ये वाला अपने मोबाइल में खोल लो, फर्दर इंफॉर्मेशन मौजूद है ना, ये फर्दर इंफॉर्मेशन उधर खोल लो और ये 2 लेजर अकाउंट इधर मौजूद है। अब जरा थोड़ी ट्राई मारो, मैं चाहूंगा 5-1 मिनट आप ट्राई करें, उसके बाद आई लेट यू नो कि कैसे करना, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखना, ईमानदारी के साथ, ठीक है। देखिए आपको ये डिफाइन करना है, ये इसके मीनिंग चाहिए आपको। वो कह रहा है वो एसेट ओन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर था, यानी कि पिछले साल के आगाज में वो एसेट खरीदा था जिसकी ये 2 लाख रुपया डेप्रीसिएशन है, और ये डेप्रीसिएशन जो 2 लाख रुपया है वो 20% पे कैलकुलेट हुई है। अब इस सवाल के अंदर खूबसूरती ये है, जो एग्जामिनेशन लेवल की खूबसूरती, यानी कि वो कॉम्प्लेक्सिटी को मैं खूबसूरती कह रहा हूं, इस सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि उसने आपको ईयर 1 ईयर 2 नहीं कहे हुए, बल्कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को लेकर चल रहा है। तो आप डिफाइन कर लें अपनी आसानी की खातिर कि पिछला साल जो था वो X1 था और ये करंट ईयर जो है X2 है, और ये डिफिनेशन आप यहां पर लिख दें कि ये वाली जो है X2 की यकम को 1 जनवरी को हमारे पास 2 लाख रुपया डेप्रिसिएशन है, और ये चीज इस तर्ज पे ले ले, मैं जरा फ्रेश वर्किंग कर दूं ताकि आप लोग ये परेशान ना हो कि ऑलरेडी की भी वर्किंग सर ने दिखा दी, क्योंकि आपकी परेशानियां भी बड़ी मासूम होती हैं। 1 जनवरी X1 को एक एसेट की कॉस्ट आपको जो मालूम नहीं, उसकी 31 दिसंबर X1 को डेप्रीसिएशन आपको मालूम है 2 लाख रुपए, जो कि 20% है। किसका 20% है? इस 100 का 20% है। तो आप सीधी सी बात कर लें, 200,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 1 मिलियन। ये 1 मिलियन आपके पास कॉस्ट आ गई। अब यहां से सवाल चल पड़ा दरअसल, अब जब ये वर्कआउट कर चुके आप, तो आप ये देखते हैं कि जी ये एसेट में से आपने 1 जनवरी X1 को जो आपकी कॉस्ट थी
1 मिलियन की, उसमें से आपने 31 अगस्त को एक एसेट बेचा जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 100,000 की कॉस्ट का एसेट आपने बेचा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रिमेनिंग है इन यूज वो 900,000 इन यूज पड़ा हुआ है फुल ईयर। ठीक है। अच्छा, अब वो जो एसेट 1 जनवरी को था उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आपके पास ओपनिंग बैलेंस थी 200,000। अब इस पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा जो बात मैं कर रहा हूं। ये जो आपके पास ओपनिंग कॉस्ट थी उसका ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बनता था 200,000। जो एसेट बेचा ओपनिंग में उसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी थी? ठीक है, ओपनिंग सोल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ऑब्वियसली उसका 1/10 कर लो, 20,000 बनती है। तो इसका मतलब है जो एसेट आपने सारा साल इस्तेमाल किया उस एसेट की नेट बुक वैल्यू, उसकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू बनती है, मतलब अगर कुमुलेटेड उसकी निकाल लूँ, उसकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन फुल ईयर की 1,80,000 की बनती जो फुल ईयर इस्तेमाल हुआ। तो उसकी आपके पास ओपनिंग नेट बुक वैल्यू बनती है 20,000। इस पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। एग्रीड? फुल ईयर डेप्रिसिएशन 20% कितनी बनती है इसकी जी? 7,20,000 का 20% जी बेटा 1,44,000 ये इसकी चार्ज होएगी। एक तो ये डेप्रिसिएशन हो गई, इसको यहाँ पे छोड़ो। दूसरा, आपने जो ओल्ड एसेट सोल्ड किया उसकी नेट बुक वैल्यू ओपनिंग आपके पास बनती थी 1,00,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 80,000। 8 महीने आपने उसको इस्तेमाल किया इंटू 8/12। उसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनती थी बेटे जी? 10,657। अब ये टोटल कितनी बन गई थी? 154,667। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है डेप्रीसिएशन ऑफ द न्यू एसेट बॉट ऑन 31 मार्च। कब नया एसेट खरीदा था आपने? उसने यहां पर आपको कहा हुआ है द एडिशन ऑन 31 मार्च। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं? ऑन 31 मार्च X2 को आपने जो डेप्रीसिएशन इसमें ऐड करेंगे तो टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर बनेगा। वो दिया हुआ उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पर जो आया वो उसने आपको फिगर दी हुई है 2,14,667 की। 2,14,667 की।
इट मीन्स यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है आपके पास वो डेप्रिसिएशन बिलोंगिंग टू द न्यू एसेट आ जाएगी आपके पास। ये कितनी आएगी बेटे बताएं जरा। ऊंची बेटे हाँ बोलो ना, जरूर मुझसे गुस्सा करवाना होता है। 60,000। अच्छा अब ये 60,000 जो डेप्रिसिएशन है ये है न्यू एसेट यूज्ड फॉर कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। अब आपका न्यू एसेट यूज फॉर 9 मंथ्स, एक मिनट बेटे, उसकी कॉस्ट को आपने 20% डेप्रिसिएट किया इनटू 9/12 किया तो 60,000 आया ना बेटे जी, ऐसे ही है। अब आप उसकी कॉस्ट को मालूम कर लें रिवर्स वर्किंग के जरिए से। कैसे आप करेंगे? आप कॉस्ट इक्वल्स टू 60,000 इंटू 12/9 इंटू 100/20। आपके पास क्या आती है बेटे जान? 400,000। बताओ अब समझ आती है बात या नहीं? अब बात बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं बेटे? इसलिए कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन है ना ये। देखो ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज है फुल ईयर का चार्ज है। एसेट डिस्पोज ऑफ किया, 8 महीने इस्तेमाल नहीं किया आपने 8 महीने इस्तेमाल किया। डेप्रिसिएशन डेबिट और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं ना। नहीं, आप पहले एसेट की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बनाकर फिर उसको ट्रांसफर करते हैं ना डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है ना। आपने पहले उसकी यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज, इसके अंदर आपके पास ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है, इसको तो डेप्रिसिएशन वही है चंद एक अकाउंटिंग एंट्रीज। मुश्किल क्या है? मैथमेटिक्स। और ये कौन सा मैथमेटिक्स है जो 7वीं क्लास में तुम लोगों ने तवज्जो से नहीं पढ़ा था? काश तुम लोगों ने 7वीं क्लास तरीके से पढ़ी हुई होती, आज सीए ऐसे मलाई होता तुम्हारा। 7वीं क्लास की अंग्रेजी नहीं आती, उसकी ग्रामर नहीं आती, और 7वीं क्लास का मैथमेटिक्स नहीं आता, इसलिए सीए मुश्किल हुआ हुआ। इतना आसान है सीए। तो सोचना था ना कि कुछ तो बड़े होके बनना है, इसलिए अपने बच्चों को और पोतों को समझा दी, तेरी मेहरबानी पुत्रों 7वीं क्लास सही करनी है। पोतों तक तो जिंदा रहेगा ना? नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह करे पर पोते भी देखे तो ठीक है। मैथमेटिक्स को मुंह मारा करो यार थोड़ा सा। क्वेश्चन हो गया? यस सर। शाबाश। अब बेटे जान इसी तर्ज पे अब आप इसकी वर्किंग शर्किंग समझ आएगी बिल्कुल सारी की सारी। अच्छा इसी तर्ज पे मैं आपको जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना, ये अजफर एंड को वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत खूबसूरती है रिवर्स वर्किंग की। देखने को बड़ा मुन्नू सा छोटू सा सवाल है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन भी खासी ज्यादा तंग करती है स्टूडेंट्स को। ये चंद ये 2 शीट्स जिनको मैंने रिवर्स वर्किंग के नाम से आप लोगों के साथ शेयर किया था, इन 2 शीट्स को कमांड लेवल पे ले आओ। आपके डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कम से कम जो मैथमेटिक्स के इश्यूज हैं खत्म हो जाएंगे। लेकिन कमांड का मतलब है पूरा लॉजिकल कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों कि कैसे कैलकुलेशन फ्लो कर रही है, हवा में नहीं ग्राउंड पे, ठीक है। कहता है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या है? मतलब अब इसको ग्राउंड पे आने का मतलब क्या आपको पता हो, फौरन दिमाग के अंदर ठा 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 लग रहा है कि ये क्या बातें हो रही है। नेट बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है। किस तारीख की? 30 जून की, ठीक है। इसमें कॉस्ट कौन सी थी? बचपन में जो खरीदा था उसको कॉस्ट कहते हैं, अगर वो दरमियान में रीवैल्यू नहीं हुआ। मतलब सारी बातें फौरन ऐसे ऐसे फ्लैश होनी चाहिए आपको कि क्योंकि इसमें हो सकता है बचपन के बाद 2-3 मरतबा रीवैल्यू हो चुका हो,
तब भी तो रिटर्न ऑन वैल्यू के लाएगी ना। तो इतनी क्लैरिटी चाहिए आपको आपके कैनवस के ऊपर कि जो भी कुछ हुआ होगा कब हुआ। तो 30 जून 15 को आपके पास 8,31,128 की नेट बुक वैल्यू नजर आ रही है और फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब देखिए आप 2015 को बैठे हुए हैं, वो कह रहा है 2011 को आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी 3 लाख रुपए में और an amount of 2 lakh was spent on its overhauling before use। अब यहाँ पे उसने कौन सा कॉन्सेप्ट आपका चेक किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। IAS 16 का सबसे पहला कॉन्सेप्ट के इनिशियली उसको कॉस्ट पे मेजर करते हैं। कॉस्ट क्या है? जब तक एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में ना आ जाए। अब ओवरहॉलिंग क्या है? थोड़ी सी अंग्रेजी अच्छी चाहिए हमें यहाँ पर। ओवरहॉलिंग होता है जब मुकम्मल नाकारा हो जाए एसेट, तो दोबारा असली हालत में लाने, असली हालत के बराबर उसको वर्किंग हालत में लाने के लिए आप जो उसकी मुरम्मतें करवाते हैं उसको ओवरहॉलिंग कहते हैं। ये लफ्ज़ फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है उस वक्त मैं 7वीं क्लास में था जब मैंने अपनी साइकिल को ओवरहॉल करवाया था। उसका पता नहीं कोई चिमटा शिमटा टूट गया, कोई पता नहीं क्या हो गया, तो मिस्त्री ने कहा कि इसको ओवरऑल करनी है। उसने तो खैर मिस्त्री था, ओवरऑल क्या, उसने ओवरऑल करनी है, जो ओवरऑल होएगी। अब मैंने उस वक्त फिर वाला साहब से आके पूछे ओवरऑल क्या होता है जी? उन्होंने कहा ओवरहॉलिंग होती है, आपकी ओवरहॉल हो रही है आपकी मोटरसाइकिल, आपकी साइकिल जो है, ठीक है। तो आपने दोबारा से उसको उस कंडीशन में लेकर आना कि आप स्कूल जा सके साइकिल पे चल। तो इसका मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। तो ये सेकंड हैंड मशीन की ओवरहॉलिंग जो है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है। उसके बाद दूसरी मशीन की भी, पहली मशीन की बात हो गई, दूसरी मशीन की बात आई कि मशीन की कॉस्ट 2,50,000 थी जब आपने परचेज की, कब? 1 जनवरी 12 को। फिर उसके बाद तीसरी मशीन की बात आई, मशीन ऑन 1 जुलाई 2011 बिकेम ऑब्सलीट एंड वो सोल्ड फॉर 1 लाख। जो पुरानी आपने 2011 को खरीदी थी ये वाली मशीन, वो आपकी कितने की बिक गई? ठीक बात। उसके बाद कहता है 1 जनवरी 14 को आपने उसी दिन एक नई मशीन खरीदी 6 लाख रुपए की। तीसरी मशीन आ गई, ठीक है। ये 2 मशीन, 3 मशीन आ गई आपके पास। फिर मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 12, ये वाली मशीन वो सोल्ड ऑन 30 जून 15 को बिकी, ठीक है जी। As per and co provide depreciation 15% reducing balance method, written down value का मतलब reducing balance होता है, ठीक है। Depreciation on addition or deletion is provided in proportion to the period of use। महीनों की आपने वर्किंग देखनी है, मशीन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। अब इसके अंदर आपको मैंने कंप्लीट ये वर्किंग करके दे दी हुई है, ठीक है। अब हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट एजम्पशन है। उसने यहाँ पर ये नहीं कहा कि जी ये ही पहली मशीन थी या कुल 3 ही मशीनें हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बहुत साल पहले बिजनेस चल रहा था और भी बहुत सी मशीनें थी। ये 1 जुलाई को कोई एक मशीन खरीदी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ये भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि जी 1 जुलाई ही को कारोबार शुरू हुआ। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज इस तरह पे लेके चलनी, अज्यूमिंग ट्रांसफर कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड सेवरल इयर्स अगो। अब सेवरल इयर्स अगो का मतलब ये है कि इन 3 मशीनों के अलावा कोई ओपनिंग बैलेंस मौजूद होगा हमारे पास, लेकिन बहरहाल इन 3 मशीनों की डिप्रिसिएशन का स्केड्यूल मैंने अलग अलग से यहाँ पर कॉलम में बना लिया। जब जब वो मशीन खरीदी गई, 1 जुलाई को खरीदी, फिर ये 1 जनवरी 12 को खरीदी, फिर उसकी डिप्रिसिएशन, हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? हमारा जून को एंड हो रहा है, हर जून को एंड होगा। इसका मतलब है जो 1 जुलाई 11 को है वो ईयर होना है 30 जून 12 को एंड। तो पहले ही साल में फिर 2 मशीनें हमारी खरीदने में आई ना, ठीक है।
फिर पहले साल की डेप्रीसिएशन जो है वो हमने ये कैलकुलेट कर ली, ये कितने महीने की डेप्रीसिएशन है और ये कितने महीने की डेप्रीसिएशन है। आपको सवाल का फ्लो समझ आ गया? अब इसको कर लोगे सॉल्व? प्लीज ये क्वेश्चन आपने अब कंप्लीट सॉल्व करना है। इसका मैंने आपको सारा सॉल्यूशन भेज दिया हुआ है। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आपको नेक्स्ट आज एक और मैंने भेजना है, ये नोट्स टू द प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का स्केड्यूल। ठीक है, किस तरह पे आपने नोट्स बनाना होता है, ये फिक्स एसेट स्केड्यूल। ठीक है, इसको मैं भेजूंगा कल। मैं इससे भी आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगा और इसके डिस्क्लोजर जितने भी हैं वो तमाम आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पे हम एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब जाके ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। सर जी बेटा। सर आपने कल एमसीक्यूज की शीट नहीं भेजी थी। अच्छा बेटे, वो आज भेज दूंगा, एमसीक्यूज की भी भेज दूंगा और ये वाली भी भेज दूंगा, नोट्स वाली भी भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।